भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार रात हुए संघर्ष विराम विषय वस्तु पर एक समीक्षा को लेकर हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि यदि अतीत में हम जाएं तो यह हमारे लिए दुखद रहा है कि जब जब या सदा ही हमारी धरा ने आह्वान किया है तो उस प्रत्येक आह्वान पर हमारा सैन्य नेतृत्व पूरी तरीके से खड़ा रहा है। हमारे स्वयं सैन्य नेतृत्व ने उस प्रत्येक चुनौती में स्वयं को साबित किया है। किंतु दुखद तत्व तो यह है कि उन प्रत्येक परिस्थितियों में हमारा नागरिक और राजनैतिक नेतृत्व सदा ही अपाहिज की तरह पेश आया है। अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने आत्मबल से जितना हमारा सैन्य नेतृत्व प्रयास करता है, कमाता है, ये अपाहिज राजनीतिक नेतृत्व उसको मुफ्त में कमा बैठते हैं। हम इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। 1948 के वार को हम देख लें, नेहरू जी के समय को, उसमें भी यही स्थिति रही। 1965 में देख लें, वहाँ भी यही स्थिति रही। 1971 में देख लें, वहाँ भी यही स्थिति रही। लोग भले जो इंदिरा जी का गुणगान करें, मैं सैन्य नेतृत्व का गुणगान करता हूँ, मैं इंदिरा जी के जो है राजनीतिक नेतृत्व की भी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जब तक युद्ध चला तब तक तो उनका नेतृत्व प्रशंसनीय रहा और हर नेतृत्व के साथ भारत में यही है। लेकिन जब हम समझौते के टेबल पर बैठते हैं, जब समझौते के मेज पर बैठते हैं, तो पता नहीं कौन सा ग्रह और नक्षत्र हमारे सर पर आकर मंडराने लगता है, चाहे वो वैदेशिक ताकत और राष्ट्रों का ग्रह के रूप में जो है भूमिका हो या कोई भी कारण हो। हमने सदा ही सब कुछ पाया हुआ भी खो दिया है। कभी सोवियत रूस के दबाव में तो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में। 1965 और 1971 का समझौता सोवियत रूस के दबाव में हमने खोया। वही सोवियत रूस जिसने राजनीतिक जो है सामरिक तौर पर हमारी मदद की, लेकिन जब हम टेबल के मेज पे गए फिर वही स्थिति। तो ये कहीं ना कहीं मेरे राजनीतिक नेतृत्व की एक कमजोरी को भी दर्शाता है। वार्ता के मेज पर हमने सदा ही अपने आप को असफल साबित किया है। इस पर एक बच्ची का प्रश्न भी कल नहीं परसों आया, संस्था की ही है। उसने कहा सर इसका कारण क्या है कि यूरोप वाले, अमेरिका वाले और जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं पाकिस्तान का समर्थन क्यों करने लग जाते हैं। पाकिस्तान के पास आखिर है क्या। आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लाभ और स्वार्थ की प्रेरणा से संचालित होती है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जो है अपने गतिविधियों को संचालित करता है। तो यहाँ पाकिस्तान के पास कौन सी लाभ वाली स्थिति है, क्या उससे जो है विश्व बिरादरी को मिल जाएगा जो लोग उसका साथ देते हैं। मैंने कहा बच्चा देखिए इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि गांव में एक कहावत कहा जाता है कि लंबी आयु जीनी है तो 2-4 ठूजों पर लोगों का कर्जदार बन जा, और अगर जल्दी मरना है तो 2-4 लोगों को कर्ज बांट दीजिए। यदि पड़ोसिया से आप कर्ज लिए रहेंगे तो उसके विरोध भी जाके कार्य करेंगे, तब भी वो आपके लंबी आयु की प्रार्थना करता रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि मर जाएंगे आप तो कर्जवा कौन चुकता करेगा। और यदि आपने पड़ोसिया को कर्ज दे रखा है तो पड़ोसिया हमेशा चाहेगा कि बीमारी होता, हार्ट अटैक आ जाता, मर जाते, कम से कम जो है डायरी में लिखे न होते तो और बढ़िया रहता, न रहेंगे न कोई मांगने वाला रहेगा। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं विश्व राजनीति में भी चलती है। पाकिस्तान से जो है विश्व के जो भी आज अगुआ देश हैं उनका एक ही जो है वो है, चाहे चाइना को आप देख लीजिए, चाइना की मदद करता तो उसके पीछे तो सामरिक भी कारण है, क्योंकि भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भारत को जो है संतुलित करने के लिए, भारतीय शक्ति को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान उसकी आवश्यक मजबूरी है। चाइना के लिए पाकिस्तान अच्छा ही नहीं है,
सिंजियांग प्रांत में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए चाइना को भी लगता है कि कभी भी आतंकवाद जो है सिंजियांग में भी हमको तपिश दे सकता है, तपा सकता है। लेकिन चाइना के लिए पाकिस्तान आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि भारत जैसा एक सशक्त पड़ोसी उनके सम्मुख है जो उनके मंसूबों को रौंदने की क्षमता रखता है या उनके मंसूबों के सामने एक दीवार बन के खड़ा है। और बुराई इसलिए क्योंकि वो जो टेररिज्म पाकिस्तान में परोसा जा रहा है, कभी भी चाइना भी का सिंजियांग प्रांत भी उसका शिकार हो सकता है। आवश्यक और भी इसलिए है क्योंकि इस समय चाइना का जो निवेश स्थान है, पाकिस्तान से सुंदर कोई स्थान उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको भीख चाहिए, वो भीख देने वाले हैं। लेकिन भीख भी ऐसा देते हैं कि उसमें टैक्स और कर सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। बाद में बताते हैं कि अच्छा भीख दिया था तो एक पौवा तुमको दिया था तो उसमें इतना टैक्स लगा, उसमें इतना फेर लगा तो 1.5 किलो बन गया। अमेरिका की आप कहेंगे कि क्या समस्या है, तो आप जानते हैं कि IMF या जो भी वैश्विक आर्थिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों, सारी की सारी अमेरिकी प्रभुत्व से संचालित होती हैं। अगर IMF में 100 रुपया जाता है तो उसमें 80 रुपया जो है कहीं ना कहीं अमेरिका का ही लगा होता है। तो IMF से जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को फंड आवंटित होता है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी एक भारी भरकम रकम छिपा हुआ होता है। अब आप जानते हैं कि IMF जो भी कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है उसमें अमेरिका की भी पूंजी लगी हुई है। कभी भी अमेरिका क्या चाहेगा कि पाकिस्तान तितर बितर हो जाए, पाकिस्तान अस्तित्व में ही ना रह जाए, या पाकिस्तान का अस्तित्व इतना कमजोर हो जाए कि वो कर्जे ना चुकता कर पाए। तो इसके लिए भी वो लोग उसमें रहते हैं। तो 2 कारक हैं, पहला पाकिस्तान से स्वार्थ और दूसरा भारत के प्रति ईर्ष्या। कभी भी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रियां ये नहीं चाहती हैं कि जो भारत 200-250 सालों तक हमारे पैरों के तलवे के जो है धूल की तरह जो रहा हो, जो हमारी गुलामी का दंफ झेला हो, आज वह इस स्थिति में आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ या अंतर्राष्ट्रीय जो है मंचों पर हमारे साथ साझा तौर पर बैठकें करे, हमारे साथ जो है समान भूमिका साझा करे। क्योंकि जो भारत 1965-1971 में जिसकी तुलना पाकिस्तान के साथ की जाती थी, हमारी और पाकिस्तान के बीच कोई जो है अंतर नहीं होता था, कहीं ना कहीं आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस स्थिति में है कि वह वेस्टर्न कंट्री ना हो, चाहे विश्व की कोई भी कंट्रियां हों, उनके साथ साझा मंच साझा करने की स्थिति रखता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक भारत के प्रति ईर्ष्या और दूसरा पाकिस्तान से स्वार्थ। अमेरिका का पाकिस्तान से सामरिक भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप भूल रहे हैं कि तालिबान वाला मैटर भले ही उनके लिए सॉल्व हो गया हो लगभग, क्योंकि वहाँ से तो ट्रंप साहब अपना पिंड छुड़ा के भाग गए थे शुरुआत में ही, लेकिन अभी भी ईरान का जो प्रश्न है वह अमेरिका के लिए एक चुनौती बना हुआ है। और जब भी अमेरिका को ईरान के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी तब उनको पाकिस्तान के भूभाग की आवश्यकता पड़ेगी। और जो ईरान आज पाकिस्तान के प्रति मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इतना प्रेम दिखा रहा था इसी जो है तनाव में, उनको तब पता चलेगा जब पाकिस्तान चंद डॉलर के लिए, चंद टके के लिए अपने भूभाग के इस्तेमाल की अनुमति देगा अमेरिका को, अमेरिका वहां से उनको तोड़ना और फोड़ना शुरू करेगा। तो इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। अब बात आ जाती है कि थोड़ा सा हम लोग घटनाक्रम को याद कर लें। तो नूर खान एयरबेस का नाम आपने सुना होगा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में काफ़ी चर्चा परिचर्चा में रहा। तो भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के द्वारा नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, जिसके पास में ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर स्थित है। और कहीं ना कहीं घबराहट में पाकिस्तान ने अमेरिका का शरण लिया, क्योंकि एक बार पुनः जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वह ब्रह्मोस मिसाइल को जो है ट्रैक करने में पूरी तरीके से असफल रहा। उनको इस चीज़ की घबराहट हुई कि भैया नूर खान एयरबेस पर जो है हमारे डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसको तबाह कर चुकी है। कहीं ना कहीं जिस परमाणु हमले के धमकी दे करके, जिस परमाणु शक्ति के दम पर हम जो है हमेशा भारत को डराते रहते हैं, भयभीत करके रहते हैं, तो भारतीय सेना की क्षमताएं इस प्रकार से वहाँ स्पष्ट तौर पर उन क्षमताओं को पाकिस्तान ने देखा कि कभी भी वह हमारे परमाणु कमांड सेंटर को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसे केवल और केवल एक बच्चों के खिलौने की तरह दिखता रह जाएगा।
उनको पता था कि भारतीय सेना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हमारे जो है डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए हमारे परमाणु कमांड सेंटर को कभी भी टारगेट पर ले सकते हैं। और इसी घबराहट में तुरंत जो है पाकिस्तान का जो है सैन्य नेतृत्व हो और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही ट्रंप साहब के शरण में गए। ट्रंप साहब ने तुरंत हरकत में आए। उन्होंने कहा कि भैया देखिए, जो आपने नूर खान एयरबेस पे वो किया था, बगले में जो उनका ऐसा है कि परमाणु कमांड सेंटर है, और कभी भी पाकिस्तान अपनी आत्म सुरक्षा में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है, जिसके भयावह परिणाम, विनाशकारी परिणाम होंगे। इसलिए आप लोग कृपया करके जो है यहीं पर संघर्ष विराम को स्वीकार कीजिए। इसका मूल कारण था कि यदि परमाणु युद्ध छिड़ता तो ट्रंप साहब को भी पता है कि वही वाजपेयी साहब वाली जो है जवाब उनको पता होगा जो क्लिंटन साहब को उन्होंने दिया था कि यदि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु अटैक कर भी दिया तो हम तो एक आध मिसाइलों का डिफेंस कर लेंगे उनके, लेकिन उनकी क्षमता नहीं थी कि वो हमारे एक भी मिसाइलों का डिफेंस कर पाएं। तो पाकिस्तान का पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो जाता। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो ईरान को कहाँ से वो टारगेट पे लेंगे, कहाँ से अपना पैसा वापस लेंगे, और कहाँ से जो एशियाई राजनीति में टका दे करके, डॉलर दे दे करके जो अपना रखेल है, जो खरीदार है, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम लोग चले आते हैं कारण पर कि भैया और भी उसके पीछे क्या मूलभूत कारण रहे जो पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ, जो हमेशा युद्ध के लिए फड़फड़ाता रहता है। तो आंतरिक कारण, पहला है पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां। पाकिस्तान हमेशा दोहरे मोर्चे पर हमें चुनौती देने की बात किया करता है कि भैया जो है अगर आप हमसे लड़ेंगे तो आपको दोहरा युद्ध लड़ना पड़ेगा। बीच में बांग्लादेश को भी लेकर सामने आ गए कि तिहरा युद्ध लड़ना पड़ेगा। बीच में वो लोग आह्वान किया करते हैं कि भारत में जो है जो मुस्लिम आबादी है 22 करोड़, वो भी हमारी अपनी ब्रदर है। तो उसके हाँ, ये सच्चाई है कि भारतीय मुसलमानों में, हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-4-10% जो हैं गद्दार टाइप के, ये चीज़ें जो है हमारे आंतरिक संकट में दिखीं, चाहे उनकी बयानबाजियां हो, चाहे उनके कुछ करतूतें हों। हम मानते हैं कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है और हम केवल धर्म के एक ही पक्ष से अवगत हैं, और वह है वफादारी का धर्म। और दुनिया में केवल एक ही अधर्म है, वह है गद्दारी। जिस भूभाग, जिस मिट्टी को आप खा रहे हैं, उस मिट्टी के साथ गद्दारी कभी भी धर्म का जो है परिभाषा नहीं हो सकती है। यदि तुम वफादारी से गद्दारी कर रहे हो केवल और केवल जो है धर्म के नाम पर, तो यह अधर्म का केवल और केवल सबसे सशक्त परिभाषा हो सकता है। किसी भी तरीके से इसको धर्म में परिभाषित नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे रक्त में गद्दारी भरी पड़ी है। हम सबको नहीं कर रहे हैं, तो कुछ फीसद जो हैं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। ओवैसी साहब को देख लीजिए, पॉलिटिकल तौर पर चाहे जो बयान अपना देते हो, लेकिन इस समय चाहे उनका पॉलिटिकल बयान ही इसको देख लिया जाए, पॉलिटिकल जो है लाभ ही देख लिया जाए, लेकिन इस समय उन्होंने उलझुल बयानों से अपने आप को बचाया। दूसरा, हाँ, तो आंतरिक कारण, आंतरिक मोर्चे पर पाकिस्तान जो है खुद घिरा हुआ है। जो हमको दोहरे युद्ध में फंसाने की बात किया करते थे, वो खुद तिहरे युद्ध में फंस चुके थे। पहला भारत का वार, दूसरा उसी बीच बीएलए ने भी जो है उनके लगभग 39 ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें भारी संख्या में जो है पाकिस्तान के पोस्टों पर उन्होंने कब्जे किए, पाकिस्तानी सेना को भी क्षति पहुंचाया। और उधर टीटीपी ने भी अपना जो है साजो सामान सजाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आंतरिक मोर्चे पर भी युद्ध का भय सताने लगा, और उधर भारतीय मिसाइलों को ट्रैक कर पाना, भारतीय ड्रोनों को ट्रैक न करना, तो पाकिस्तान की हड़बड़ाहट पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी। ये भी जो है संघर्ष विराम का एक कारण बना। वैदेशिक कारणों में देख लिया जाए तो पाकिस्तान को हमेशा भी, जब भी वह युद्ध में उलझते थे, जब भी कोई भारत के साथ तनाव होता था, तो जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उनका फुल सपोर्ट मिलता था, पूर्ण समर्थन मिलता था मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो विश्व का इकलौता देश, केवल टर्की को हम छोड़ दें तो कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में, समर्थन में नहीं आया। उसका मूल कारण था इकोनॉमिक कारण। दुनिया जो है 2 तत्वों से संचालित होती है। इस्लाम में धर्म है, कट्टरपंथिता है, लेकिन आर्थिकी कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ती है। अब अगर हम सऊदी अरबिया को देख लें, दुबई को देख लें, कतर को देख लें, तो ये जो भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं ना कहीं भारत के साथ उनके इतने गहरे आर्थिक संबंध स्थापित हो चुके हैं कि कभी भी वो खुलकर भारत का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, जिससे कि उनके आर्थिक जो है हित प्रभावित हों। तो ये भी मूल कारण था, पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। दूसरा क्या था कि उनको चाइना से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस समय जो ट्रंप साहब के साथ चाइना का ट्रेड वार चल रहा है, उनके लिए, चाइना के लिए जो आशा का एकमात्र किरण भारत है। तो कहीं ना कहीं उस आर्थिक अपने उसके कारण चाइना जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान जिस प्रकार की उम्मीद चाइना से कर रहा था, उस प्रकार से चाइना ने इंटरनल मदद किया, पाकिस्तान का पूरी तरीके से मदद किया, लेकिन खुल के जो है मंचों पर सामने आने से वह बाज आ रहा था।
यह भी पाकिस्तान के लिए एक चुनौती थी। और अभी तक परंपरागत तौर पर देखें तो अमेरिका सदा ही पाकिस्तान के साथ जो है किसी भी तनाव की स्थिति में खुल के जो है भारत का विरोध किया करता था, पाकिस्तान के समर्थन में आया करता था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस महोदय ने कहा दिया कि भैया ये भारत और पाकिस्तान का मामला, अमेरिका को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो तब अमेरिका जो है उसमें आया कि जब उसको लगा कि मेरे आर्थिक हित पूरी तरीके से प्रभावित होने जा रहे हैं, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा इस युद्ध में अगर परमाणु अटैक हुआ, तब वो बाद में अपनी मजबूरी, अपनी छटपटाहट में सामने आया। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक जो है मूल चुनौती था। तीसरा है आर्थिक कारण। तो पाकिस्तान बेहद दयनीय आर्थिक स्थिति से इस समय गुजर रहा है। उनके पास इतनी कीमत ही नहीं है कि वो टैंकों में तेल भर सकें और तेल भर करके टैंकों को चला भी सकें। टैंकों का मेंटेनेंस करने की स्थिति उनके पास नहीं है। वो यहाँ तक स्थिति है कि वो मिसाइलों को अगर फोड़ दें तो फिर बारूद इकट्ठा जमा करने की उनके पास क्षमता नहीं है। हाँ, ये सही है कि टर्की से उनको मदद मिल रहा था, चीन से मदद मिल रहा था, लेकिन भैया आप भाड़े पर युद्ध जीत नहीं सकते हैं। भाड़े पर युद्ध लड़ सकते हैं लेकिन आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूक्रेन है। 32 की 32 नाटो कंट्रियां यूक्रेन को पूरी तरीके से मदद कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन की स्थिति आप देख लीजिए। साथ ही साथ अमेरिका के जिस बलबूते पर लोग फूलते हैं, तो अमेरिका और चीन दोनों ही व्यापारिक राष्ट्र हैं, दोनों ही धुर जो है एक प्रकार से देख लिया जाए तो ये बनिए गिरी दोनों में व्याप्त है, दोनों धुर बनिए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यूक्रेन में भी 2 साल 4 साल 6 साल 2 साल 3 सालों से जिस प्रकार से माननीय देखा जाए तो बाइडेन महोदय ने यूक्रेन की मदद किया और ट्रंप साहब ने आते ही पूरा सूद समेत वसूल लिया। उन्होंने जितना यूक्रेन का मिनरल्स था उन्होंने कहा भैया एक काम कीजिए, दीजिए। पहली बैठक में जो है जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट थे उन्होंने थोड़ा सा रुतबा और रौब भी दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। दोस्ती भी उससे खतरनाक है, दुश्मनी भी खतरनाक है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ें पता थी कि भैया भाड़े पर युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक चुनौतियों ने उन्हें संघर्ष विराम के लिए मजबूर किया। सामाजिक जो है सामरिक देख लें तो सामरिक उसमें भी अगर हम देख लें तो चीनी हथियारों के बल पर जो पाकिस्तान फूल रहा था, टर्की के हथियारों के बल पर जो पाकिस्तान फूल रहा था, हाँ टर्की के ड्रोन कुछ जो है असर दिखाया, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उनको भी पूरी तरीके से ट्रैक किया और नेस्तनाबूद किया। चाहे वो आकाश डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो S-400 हो, या चाहे जो हमारे छोटे छोटे अपने और भी हथियार हों, उनके माध्यम से हमने पूरी तरीके से उन ड्रोनों को बेअसर कर दिया। और जो चीनी डिफेंस सिस्टम था MQ-9, तो उसको तो पूरी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से हमने नेस्तनाबूद ही कर दिया, जिसको ट्रैक करने में फिर बेअसर रहे। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान का हौसला हुआ करता था कि टर्की और चीन के बल पर हम भारत को जो है युद्ध में धता बताते हुए जो है रौंद डालेंगे, वो भी पूरी तरीके से मंसूबा उनका समाप्त हो चुका था। अच्छा, इसके पीछे हमें नहीं कह सकते हैं कि केवल चीनी हथियार ही दोषी हैं, केवल टर्की के हथियार ही दोषी हैं। कितनी भी अच्छी गाड़ी आपको दे दिया जाए, कितना भी अच्छा पेन दे दिया जाए, लेकिन अगर आपके अंदर लिखने की कुव्वत ही ना हो तो आप पेन कोई जो है मतलब का नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के अंदर जो वो इस प्रकार से देख लिया जाए, और रणकौशल भी नहीं है कि वो सामरिक हथियारों का उस प्रकार उपयोग कर सकें। आप F-16 लेके दौड़ते हैं और हमारा MiG-21 जो दुनिया का जो है कफन कहा जाता है, ताबूत कहा जाता है उड़ता हुआ, और उससे हम आपके F-16 को गिराने की क्षमता रखते हैं। तो एक रणकौशल भी जो है युद्ध में मायने रखता है। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 2 खेमे बटे हुए हैं। एक खेमे का कहना है कि भैया पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार से जो है सीज फायर नहीं करना चाहिए था। दूसरा पक्ष कहता नहीं, पाकिस्तान के साथ एक परमानेंट हम लोग वार्ता करें और वार्ता के माध्यम से पुनः एक मैत्री संबंध को स्थापित करें। मैं दोनों ही पक्षों से सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना एक अलग पक्ष है। ना तो हम पाकिस्तान से एक लंबा वार लड़ सकते हैं और ना ही हम पाकिस्तान से जो है एक परमानेंट मैत्री कर सकते हैं। दोनों ही संभव नहीं। आप कहेंगे तीसरा फिर क्या विकल्प है? देखिए, उसके पीछे कारण है। जनरल मुनीर का जो जहरीला भाफड़ था, जिसके बाद जो है पहलगाम अटैक हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमारी एक अलग कौम है, हमारी एक अलग रक्त है, और हमारा रक्त कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम भारत के साथ कोई मैत्री संबंध स्थापित करें। बिलावल ने जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते पर जहर उगला, और साथ ही साथ इन दोनों नकारों की बात छोड़ दीजिए, मोहम्मद इकबाल जो पाकिस्तान के प्रणेता हैं, पितामह हैं, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जब नामकरण किया था तो उसके पीछे गहरे भौगोलिक और ऐतिहासिक यथार्थ छिपे हुए थे। और जिन लोगों को इस यथार्थ की जानकारी नहीं है, वो लोग
ही पाकिस्तान के साथ परमानेंट मैत्री की बात कर सकते हैं, जिनको एक अक्षर भी इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो आके बैठ के जो है टीवी चैनलों पर और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अपने आप को दर्शाने लगते हैं, उन पर एक प्रकार से हंसी आती है और थू थू करने का मन करता है कि एक अक्षर भी अगर आपको पाकिस्तान के जो है नामकरण के बारे में जानकारी होती तो इस प्रकार की आप बात नहीं करते। लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए उस पर हम जो है कोई वक्तव्य दे नहीं सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो एक दिन उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद निष्कर्ष में अगर हम लोग देखें तो प्रश्न उठता है कि भैया सीज फायर से हमने पाया क्या। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई बुद्धिमत्ता वाला सौदा था, क्योंकि आपने आतंकवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है कि आपने आतंकी कैंपों को 9 आतंकी कैंपों को नष्ट भी किया, लेकिन जो आतंक की जड़ है उस जड़ को आपने जो है कितना काटा। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे अजहर मसूद हो, चाहे वो जो है दाऊद इब्राहिम हो, किसको आपने जो है उस समझौते में किसी को आपने वापस लाने की बात की, किसी को भी आपने न्यूट्रलाइज किया, किसी को भी आपने जो है भारत को सुपुर्द करने की जो है समझौता किया। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो एक दुखद पक्ष रहा है। दूसरा चीज़ है कि अभी भी आप देख लीजिए अमेरिका पर 9/11 में हमला होता है और 9/11 हमले के बाद किसी की हैसियत नहीं हुई, कुव्वत नहीं हुई कि पुनः अमेरिका पर हमला कर सके। इजराइल में अगर कुछ टेररिस्ट घटनाएं हुई तो उसने इस प्रकार से उन टेररिस्ट घटनाओं का जवाब दिया कि आने वाली उनकी पीढ़ियां सिहर जाएंगी। अभी भी गाजा को आप देख लीजिए, जिस तरीके से न केवल नेस्तनाबूद किया, अभी तो उस पर पूरी तरीके से कब्जा भी उसने किया। तो इस प्रकार से भी अगर हम देखें तो जो है या संघर्ष विराम कुछ समझ में नहीं आता, गले नहीं उतरता है। पाकिस्तान का हमेशा जो खुराफाती मस्तिष्क रहा है, जब भी उनको अवसर मिलेगा तो वह अपना रंग दिखाएंगे। जब तक पाकिस्तान के जनरलों के खुराफाती दिमाग को गोलियों से निशाना नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनकी षड्यंत्र और बेहयाई जो है एक प्रकार से अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि इनका जन्म ही दूसरे के कंधों पर हुआ है। और पाकिस्तानी सेना जब जब कोई भी षड्यंत्र करती है तो आतंकियों के कंधों पर जो है बंदूक रख के करती है, और जब इनका सीना जो है टारगेट पर आता है तो तुरंत ये सीज फायर की भीख मांगने लगते हैं, तुरंत घुटने टेकने लगते हैं। चाहे वो 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल का रहा हो, हमेशा इनका जो है यही अतीत रहा। तुरंत इनकी हफनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये लिमिटेड वार की केवल बात करते हैं। जब लंबा वार खींचता है तो इनकी तुरंत जो है कमजोरी सामने आ जाती है, तुरंत इनका फेफड़ा फूलना शुरू हो जाता है। और अंततः हम कहेंगे कि यह संघर्ष विराम हमारे लिए एक आवश्यक बुराई भी था। बुराई क्यों था? क्योंकि हमने कोई इसका एक परमानेंट या ये हम कहें कि कोई निर्णायक सल्यूशन हमने नहीं ढूंढ पाए हम। और आवश्यक इसलिए था क्योंकि जिस बूते आज हम पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर पाए हैं, वो हमारी अपनी आर्थिक शक्ति है। हाँ, यह सत्य है कि दुनिया में अपनी साख को बनाने का एकमात्र माध्यम है अर्थ, और अपने साख को कायम रखने का एकमात्र माध्यम है शक्ति। तो आज हमें अर्थ और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। यदि युद्ध लंबा खींचता तो हमारी जो बनाई हुई साख है वह कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती, और वह आर्थिक तत्व ही है जिसके कारण आज जो है सब विभिन्न मुस्लिम कंट्रियां पाकिस्तान के समर्थन में खुल के जो है नहीं खड़ी हो पाई। वह आर्थिक ही तत्व है जिसके कारण आज हम विश्व बिरादरी में जो है कंधे से कंधे मिला करके जो है मंच साझा करते हैं, समान तौर पर जो है साझा तौर पर हमें सम्मान मिलता है। वह हमारा आर्थिक तत्व ही है जिसके कारण आज चाइना जैसा देश भी जो धुर हमारा विरोधी हुआ करता था, वह भी खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट करने से बचा। तो कहीं ना कहीं अगर लंबा वार खींचता तो हमारे आर्थिक हित प्रभावित होते। हाँ, इसलिए हम भी नहीं चाहते थे कि लंबा वार खींचे, किंतु हम इतना अवश्य चाहते थे कि जो सीज फायर हुआ है कम से कम हमारे सेनाओं को 1 हफ्ते का समय और दिया जाता। उसके बाद हम लोग सीज फायर पर जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उससे हमारे सेनाओं को अपने टारगेट और अपने लक्ष्य को साधने में सहूलियत होती और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने टारगेट को साध पाते। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और पुनः हम कहेंगे कि कभी भी साख को बनाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, किंतु साख को बचाने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जिस अर्थ के बल पर हमने अपने साख को बनाया है, उस साख को यदि हम बचाना चाहते हैं, उस साख को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तो शक्ति भी एकमात्र तत्व है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बाकी अगर कोई बात आप कमेंट के माध्यम से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अब इसको हम